ईरान के पास अब सिर्फ और सिर्फ 35 घंटे का वक्त रह गया है। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि ईरान नक्शे से मिटेगा या फिर जंग में इसी तरह से बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 6 अप्रैल वाला अल्टीमेटम 35 घंटे के बाद खत्म होने वाला है और 48 घंटे पहले ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को होर्मुज खोलने के लिए दी गई समय सीमा की याद दिलाते हुए ऐसा न करने पर विनाश की बहुत बड़ी धमकी दे दी है। यानी ईरान होर्मुज खोलने पर राजी नहीं होता तो ट्रंप तबाही का वो ऑर्डर देंगे जिसका सामना करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा है, याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज जलमध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है, 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। एक तरफ ट्रंप ने जैसे ही टाइम की याद दिलाई, अमेरिकी फोर्स रेडी हो गई है। आसमान से लेकर जमीन तक अमेरिकी सैनिक ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। तो इजराइल भी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक की तैयारी में है। उसे इंतजार है अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद न बात होगी, न वार्निंग दी जाएगी, सीधे हमला होगा। इधर ट्रंप धमकी के बाद ईरान भी चुप नहीं है। खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने एक्स पर लिखा है कि ईरान तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को सीधे नरक की गहराइयों में भेज देगा, जहां तुम हमेशा से रहने लायक थे। यानी 35 घंटे बाद जंग की वो विध्वंसकारी पिक्चर दिखेगी जो शायद दुनिया ने नहीं देखी होगी। अब ईरान को इस नए अल्टीमेटम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये कह दिया है कि ईरान के कई सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर बाकायदा तेहरान में हुए धमाकों का वीडियो फुटेज भी साझा कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने इस हमले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है और न ही इसके टारगेट के बारे में कुछ साफ किया है, लेकिन एक्स पर उन्होंने लिखा है कि तेहरान में एक बड़े हमले में ईरान के कई सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तेहरान का है, जहां ईरान की बड़ी सैन्य ताकत को नष्ट कर दिया गया है। 1 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो में धमाकों के बाद लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है कि इस बार अगर ईरान उनकी बात नहीं मानेगा तो तबाही कहीं इससे भी भयंकर होगी। इस बार ट्रंप ने अल्टीमेटम भी दिया है और तबाही का ट्रेलर भी दिखा दिया है और संदेश दे दिया है कि अगर डील उनके मुताबिक नहीं हुई तो ईरान की तबाही की फिल्म बेहद खतरनाक होगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को इतनी बार अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ईरान ने उन्हें गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया है और अब तो खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की जवाबी धमकी भी दी जा रही है। ट्रंप को ईरान की ओर से दी गई इस ताजा वार्निंग के पीछे है ईरानी हमलों की 95 लहर वाली खतरनाक शुरुआत, जिसमें ईरान ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों हज कासिम, खैबर शेकन के साथ ही कादर क्रूज मिसाइलों का व्यापक इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी के देशों को भी नर्क के दलदल में बदलने की चेतावनी दी है। यानी एक और ट्रंप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देकर सीज फायर की कोशिश में है, लेकिन ईरान तो अब फायर मोड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन ईरान शायद समय के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी रणनीति के हिसाब से अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को कैसे आग में झोंक दिया। अब वो देखिए। ये बदले की वो ज्वाला है जो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जलाए रखे है, अपने दुश्मनों के ठिकानों को स्वाहा कर रहा है और इस विध्वंस की ज्वाला का शिकार एक बार फिर बहरीन की बापको ऑयल रिफाइनरी बनी है। बहरीन पेट्रोलियम कंपनी बापको बहरीन के सितारा में मौजूद है और यहीं पर बहरीन और सऊदी अरब के कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है और जेट फ्यूल और डीजल प्रोडक्ट्स बनाती है। अमेरिका के 5th फ्लीट के लिए ईंधन की सप्लाई भी यहीं से होती है, लेकिन ईरान ने उसे टारगेट कर तबाह की पिक्चर दिखाई है। ईरान के इस हमले के बाद काले धुएं का गुबार और आग का विकराल रूप दूर से ही दिखाई दे रहा था। गाड़ियों से जा रहे लोगों ने ऑयल रिफाइनरी के जलते हुए वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किए हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके ऑयल ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, तो वो भी उसी अंदाज में जवाब देगा और उस जवाब की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे तौर पर ईरान को तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी है। लेकिन ट्रंप की इन धमकियों से ईरान अब डरने वाला नहीं है। इस बार और ज्यादा ताकत से वो हमला कर रहा है। इराक से लेकर कुवैत तक की बात की जाए तो ईरान ने जबरदस्त धुआं कर दिया है। और इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर ईरान के इरबिल की है तो दूसरी तस्वीर कुवैत की है, जहां ईरान ने बीते कुछ घंटों में भीषण हमला किया है, जिसके बाद इन देशों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इराक के इरबिल पर ड्रोन से भीषण अटैक किया। देखिए कैसे बम गिरने से वहां तेज धमाका हुआ और फिर आग और धुएं का गुबार उठा। ईरान के ड्रोन हमले से इरबिल में भीषण तबाही हुई। 48 घंटे बाद अब तक 35 घंटे के बाद 48 घंटे 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 बाद 48
वहीं ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद कुवैत के तेल मंत्रालय की इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हमला इतना जोरदार था कि ड्रोन अटैक से पूरे कुवैत सिटी में अफरा तफरी मच गई। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कुवैत के सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ईरान के कोई डेडलाइन या धमकी देते हैं, ईरान पर हमला तेज हो जाता है, जैसा कि इस बार हुआ है। और ये जो अल्टीमेटम दिया गया, ये कोई पहला अल्टीमेटम नहीं है। ट्रंप ने ईरान को कई बार इसी तरह अल्टीमेटम दिया, लेकिन अब तक किसी अल्टीमेटम से ईरान डरा नहीं है, बल्कि हर अल्टीमेटम को इसी तरह से खारिज कर रहा है और अपनी ताकत को और ज्यादा दिखा रहा है। अब इसी से जुड़ी हुई डिटेल आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे 26 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में ईरान हॉर्मुज़ खोले नहीं तो भीषण तबाही झेलने के लिए तैयार है। अब इसी धमकी के बाद ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में यूएस के बेसिस पर ही भीषण हमले शुरू कर दिए। ठीक 2 दिन बाद 28 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि डील करो नहीं तो पाषाण युग में ईरान को भेज देंगे। अब इसी धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बकायदा इजरायल के तेल अवीव राजधानी पर क्लस्टर बम की बारिश कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अप्रैल को ईरान को नई धमकी दे दी है, जिसमें ईरान को 48 घंटे में समझौते की डेडलाइन दे दी गई है और साथ ही यह कह दिया है कि समझौता करो नहीं तो कहर बरप जाएगा। अब जवाब में ईरान ने क्या किया? इजरायल, इराक और कुवैत पर जोरदार हमला बोल दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की किसी धमकी से ईरान डरने वाला नहीं है, बल्कि देखिए ईरान ट्रंप की किसी धमकी से झुक भी नहीं रहा है, विरोध में कड़ा प्रहार भी कर रहा है। हॉर्मुज़ को बंद किया, इजरायल और यूएस बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए, नरक में पहुंचाने तक की धमकी दे दी और अभी भी इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर इसी तरह से घातक वार किया जा रहा है। तो अब अमेरिका ने जिस तरह से ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया है, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि अमेरिकी सेना के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच ईरान से एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है जो कि अमेरिका के C-295W विमान का ही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है? क्योंकि अमेरिका का C-295W स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट पश्चिमी ईरान में देखा गया है और काफी नीचे उड़ते हुए उसका वीडियो भी सामने आया। विमान का इस्तेमाल खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए किया जाता है। ऐसे में अमेरिका के ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर C-295W एयरक्राफ्ट की बात करें तो 9000 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, 70 सैनिकों को ले जाने की कैपेसिटी है। स्पीड की बात करें तो 509 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और रेंज 2300 से 5000 किलोमीटर होती है। सुगबुगाहट इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने मरीन कमांडो की तादाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी है। हाल ही में 10,000 मरीन भेजे गए थे। तो वहीं ईरान में घुसकर जिस तरह अपने पायलट को बचाया, तो उससे संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका ईरान के इलाकों को समझ चुका है और जल्द ही बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका ने आखिरकार 48 घंटे के बाद अपने पायलट का रेस्क्यू कर ही लिया। लेकिन इन 48 घंटों के दौरान ईरान में फंसे हुए पायलट के साथ क्या क्या हुआ और उसने इतने वक्त तक दुश्मन देश में रहकर कैसे अपनी जान बचाई है, इससे लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। आइए पूरी खबर, ये पूरी थ्योरी क्या है, आपको शुरुआत से हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि ईरान के हमले के बाद पायलट जेट से इजेक्ट हो गए और एक पायलट का रेस्क्यू हुआ, दूसरा ईरान में फंसा रह गया। अब दूसरा अमेरिकी पायलट पहाड़ में जाकर, जो पहाड़ी इलाका था वहां पर जाकर छिप गया। 48 घंटे ये 2 दिन का वक्त रहा जब IRGC से खुद को उसने बचाए रखा। पायलट ने CIA, पेंटागन को सिग्नल बकायदा भेजे। सिग्नल से यूएस के 100 कमांडो विशेष विमान से यहां पहुंच गए। अब ईरान में पहुंचते ही IRGC से उनका सामना हो गया। जहां पायलट छिपा था वहां जमकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बीच पायलट का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया गया और ये जो रेस्क्यू वाला विमान था उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस विमान में खराबी के बाद 3 और विमानों को भेजा गया। रेस्क्यू करते ही खराब हो चुके विमान को उसके बाद नष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने खराब हुए अपने विमान को नष्ट किया है। बकायदा इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी अब सामने आ चुकी हैं। इसीलिए सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू तो कर लिया गया। लेकिन देखिए अमेरिका ने दुश्मन की ये जो टेरिटरी थी उसमें घुसकर अपने पायलट का सुरक्षित सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। सुनने में भले ही आपको फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा हो, लेकिन अमेरिका ने इसे अंजाम दे दिया है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक बता दिया, जिसे ईरान की सरजमी पर अमेरिकी फोर्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और ये वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन से ज्यादा खतरनाक था। इसमें कोई दोराय नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे ट्रंप और ट्रंप की आर्मी ने दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को बचाना ऐतिहासिकता से कम नहीं है और इस बात को खुद ट्रंप भी कह रहे हैं।
हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान पायलट को बचाने गए अमेरिका के 2 और प्लेन ध्वस्त हो गए, जिनमें से एक C-130 हरक्यूलिस था जो रेस्क्यू दल के कमांडो को लेकर ईरान गया था, लेकिन अब उसकी तबाही के सबूत सामने आए हैं। काफी दूर तक मलबा और प्लेन के हिस्से तस्दीक कर रहे हैं कि प्लेन अमेरिका का C-130 हरक्यूलिस था, लेकिन अमेरिका का दावा है कि विमान में तकनीकी खराबी आने और ईरान के हाथों से बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने ही उसे ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो उड़ने लायक नहीं था। तो ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के इस विमान को मार गिराया। दोनों दावे अपने तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका के हौसले अपने पायलट को बचाने के बाद से बुलंदियों पर हैं। तो ईरान ने जिस तरह अमेरिका के जेट्स और हेलीकॉप्टर ढेर किए हैं, वो भी 7वें आसमान पर है। तो इसी तरह अब इजराइल पर ईरान भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। अब ईरान ने इजराइल के जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर मिसाइल दाग दी है, जहां एक फैक्ट्री को निशाना बनाकर बड़ा अटैक कर दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार देखने को मिला है। इस बार ये हमला ईरान ने इजराइल के बीर शेवा में किया है। ईरान की मिसाइल सीधे एक फैक्ट्री पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। आसमान में उठता घना काला धुआं और चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हमले के बाद फैक्ट्री की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। ईरान के निशाने पर बीर शेवा इसलिए है क्योंकि बीर शेवा रेगिस्तान में है, जहां डिमोना और बाकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है और ईरान का उद्देश्य है कि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। ईरान का साफ कहना है कि जैसे उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना इजराइल का टारगेट था, ठीक उसी तरह वो भी इजराइल की समान मूल संपत्तियों पर हमला करेगा। अब ये एक और हमला तनाव बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं। फिलहाल किसी भी सूरत में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान को अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी भूल कर दी और यही वजह है कि ईरान के जवाबी हमलों से अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसीलिए अब अमेरिकी सेना ने ईरान में अपने घातक मिसाइलों का जखीरा उतार दिया है। अमेरिकी सेना का तरकश का ये विध्वंसक हथियार है JASSM-ER मिसाइल, जो पलक झपकते ही ईरान के ठिकानों में कोहराम मचाने में माहिर है। ईरान जिस तरह एक के बाद एक अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है, उसे देखकर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ट्रंप की सेना JASSM-ER क्रूज मिसाइलों से ईरान पर प्रहार कर रही है। इन मिसाइलों को उन भंडारों से निकाला जा रहा है जिन्हें दूसरे इलाकों के लिए रखा गया था। JASSM-ER क्रूज मिसाइलें ऐसे वक्त में निकाली है जब ईरान अमेरिका की बड़ी ताकत F-15E और A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट को गिराने के दावे कर रहा है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है, उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है और इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को भेज सके। इसकी एक यूनिट की लागत 12.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब इजराइल ने इस युद्ध में ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान की ताकत, उसके तेल गैस ठिकानों पर भी हमला बोलना जारी रखा। युद्ध के 36वें दिन की बात की जाए तो ईरान के मैं शहर के ऐसे ही एक पेट्रोकेमिकल जोन पर दनादन बम बरसाए गए, जिसमें ईरान की 2 बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री खाक हो गई। ये ईरान का वो इलाका है जहां से उसे ताकत भी मिलती है और पैसे भी। ईरान के इस खजाने को निशाना बनाकर ही अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसकी 2 बड़ी पेट्रोकेमिकल यूनिट तबाह हो गई। मशहर के पेट्रोकेमिकल जोन में मौजूद ये यूनिट थे फज्र 1 और फज्र 2। ये इलाका ईरान का पेट्रोकेमिकल हब है, जहां यूरिया, अमोनिया समेत कई तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन होता था। इसलिए ये ईरानी शहर अमेरिका इजराइल के निशाने पर था। हमले के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में सैकड़ों फीट दूर तक फैला हुआ था और पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही यहाँ से बाहरी हिस्से से गुजरने वाले पानी की सप्लाई लाइन और एक पावर प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब ईरान का जो ये महशहर है वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, खास तौर पर पेट्रोकेमिकल और तेल गैस उद्योग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में आपको बताते हैं। ये खुजिस्तान प्रांत में फारस की खाड़ी के किनारे स्थित एक बड़ा पोर्ट शहर है। यहाँ स्पेशल पेट्रोकेमिकल इकोनॉमिक जोन और बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहाँ सालाना 72 मिलियन टन से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहीं पर होता है। खार्ग आइलैंड बनने से पहले ये ईरान का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट हुआ करता था। अभी भी ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा निर्यात यहीं से होता है।
रेलवे और सड़क नेटवर्क से देश के अंदरूनी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर उत्पादों की बात की जाए तो यहाँ पर अमोनिया, यूरिया, मेथनॉल, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड के साथ ही कई पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट यहीं पर तैयार होते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के लिहाज। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल चुनाव में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। कूच बिहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और बंगाल के गुंडों का चुन चुनकर हिसाब करने की चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही घुसपैठ और मालदा हिंसा को लेकर भी दीदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी का चुनावी आगाज उत्तर बंगाल के उस हिस्से से हुआ है जिसे बीजेपी ने ममता बनर्जी से छीनकर अपना गढ़ बनाया है, जिसकी बानगी है पीएम मोदी को देखने सुनने आए लोगों की ये विशाल भीड़ और साथ में बीजेपी और मोदी जिंदाबाद के लगते हुए नारे। इस भीड़ को देखकर पीएम मोदी उत्साहित नजर आए और कर दिया भय और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्ति का आह्वान। इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। इसके साथ ही मोदी ने मालदा प्रकरण का जिक्र कर संकेत दे दिया है कि ये मुद्दा बीजेपी छोड़ने नहीं वाली। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा फैलाने की एक साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले और दूसरे नेताओं के चुनाव प्रचार के दौरान बम मिलने की इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए। हालांकि जिस मुर्शिदाबाद में ये देसी बम मिले हैं और जहां पीएम मोदी की जनसभा है कूच बिहार, उन दोनों के बीच की दूरी करीब 500 किलोमीटर है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इन्हें सभा से पहले वहां पहुंचाना दहशतगर्दों के लिए कोई असंभव काम भी नहीं था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन बमों को एक बैग में बरामद किया, जिसके बाद तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। बीडीएस की टीम बैग में बरामद सभी 25 बमों को आबादी वाली जगह से दूर ले गई और खेतों के बीच में गड्ढा कर इन्हें नष्ट कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में सभी बमों को निष्क्रिय करने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। ऐसे में जबकि मुर्शिदाबाद समेत पूरे बंगाल में नेताओं के चुनावी दौरे चल रहे हैं, बम मिलने की इस खबर ने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी है। लेकिन यहाँ के चुनावी हिंसा को सालों से देखते आ रहे हैं लोगों ने इन देशी बमों की बरामदगी बेहद सामान्य घटना है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आ गई है, जहां उनके हेलीकॉप्टर के पास एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। अब इसी के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। मालतीपुर में सभा खत्म और मालदा के लिए उड़ान भरने की तैयारी थी, लेकिन तभी ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध ड्रोन मंडराता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन देखते ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। खुद मुख्यमंत्री ने माइक संभाला और पुलिस को तुरंत जांच के निर्देश दे दिए। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस घटना को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं ने गंभीर सुरक्षा चूक बताई है और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठा दिए। वैसे वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी ये सवाल तो खड़े करती है कि आखिर हेलीकॉप्टर के इतने करीब तक ड्रोन पहुंचा कैसे। फिलहाल पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जिन्होंने सालार गाजी के बहाने एक बार फिर से मुगलों को निशाने पर ले लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी की गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और यहीं पर सालार गाजी को उन्होंने माफिया करार दे दिया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराजा सुहेलदेव को याद किया और सालार गाजी के लिए रोने वालों को भी आड़े हाथों लिया। सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। गौरतलब है कि योगी प्रशासन ने बहराइच में होने वाले सालार गाजी मेले पर रोक लगा रखी है। योगी ने कार्यक्रम में इसका कारण भी बताया। इस सालार मसूद जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। योगी सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समाज का एक तबका नाराज है, लेकिन योगी का फॉर्मूला तय है, जो आक्रमणकारी था वो पूजा नहीं जाएगा, कम से कम यूपी में तो नहीं।
इधर लखनऊ के बाद अब कुशीनगर से एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप यह है कि वो खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार हुए संदिग्धों से पूछताछ में भी बड़े खुलासे हुए हैं। अलग अलग शहरों से गिरफ्तार ये वो चेहरे हैं जिन पर आतंकी सरपरस्त होने का आरोप है, क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था तो कोई आईएसआईएस के ऑर्डर पर। इनका मकसद एक ही था, देश को आतंकी हमलों से दहलाना, लेकिन इनके इरादे एटीएस ने नाकाम कर दिए। लखनऊ में गिरफ्तार इन 4 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मेरठ का रहने वाला आकिब दुबई में बैठकर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा है। उसने ही साकिब का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स से कराया था। उसने ही साकिब के नाम का डेविल कोड वर्ड दिया था। यूपी के कुशीनगर का रहने वाला रिजवान भी कुछ ऐसा ही इरादा रखता था। आरोप है कि वो आईएसआईएस का एजेंट है जो फास्ट फूड के दुकान की आड़ में युवाओं में नफरती जहर घोल रहा था। इससे पहले कि वो आतंकी गतिविधि को लेकर जेल जा चुका है। उस दौरान उसे बगदादी से मिलने के बदले हरिद्वार अर्धकुंभ में बम धमाके करने का टारगेट दिया गया था। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी की बात करते हैं, जहां पीएफआई कनेक्शन वाले मदरसे से एक बार फिर से हथियार बरामद हो गए और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में भी ले लिया, जिनसे पूछताछ अब लगातार की जा रही है। और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। पुलिस को सूचना मिली कि मदरसा में संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगता था और यहां हथियारों की खरीद बिक्री होती थी, जिसके बाद पुलिस यहां छापेमारी करने लगी। आपको एक गुप्त सूचना मिली थी कि थाना अंतर्गत एक मदरसा है जहां पर हथियार की खरीद बिक्री हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मथुरा से लेकर बिजनौर, आजमगढ़ और कौशाम्बी तक पुलिस ने मुठभेड़ में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और कईयों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। यानी साफ है कि योगी के यूपी में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मथुरा में पुलिस की रेप और लूट के आरोपी पवन से मुठभेड़ हुई, जिसमें वो गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के प्रहार से लंगड़ाता ये बिजनौर का गो तस्कर है। इसका एक साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आजमगढ़ में अपने ही दोस्त का हत्यारा पुलिस की गोली से कर्रा उठा। आरोपी के पास से तमंचा और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किए गए हैं। उधर हाथरस में व्यापारी से लूट कांड के 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। वहीं प्रयागराज में भी पुलिस टीम पर हमले करने वाले 4 आरोपी सलीम खान के साथ इब्रार खान, अर्श खान और फराज खान को जेल भेजा गया। ये सभी हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे थे। कौशाम्बी में मंगलसूत्र लुटेरा मुठभेड़ में घायल हो गया। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार मुठभेड़ और सख्त कार्रवाई से यूपी पुलिस का साफ संदेश है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और न सिर्फ बुलडोजर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का हिसाब कर रहा है, बल्कि साथ ही भू माफियाओं के इरादों को भी मिट्टी में मिला रहा है। अब संभल में अवैध कब्जे का ये हाल देख लो, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए बुलडोजर गरज रहा है। गांव की जमीन पर सालों से अवैध तरीके से बनी मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से हटाया गया। ये अवैध कब्जा कुछ समय पहले ही प्रशासन की रडार पर आ गया था। तब गांव वालों ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देखकर प्रशासन को इसे खुद ही हटाने के लिए मोहलत मांगी थी। ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद और मदरसे को बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को गिराने की बात कही थी, जिसके बाद गांव वालों ने इस निर्माण को खुद ही गिराने का आश्वासन दिया। लेकिन डेडलाइन बीतने के बावजूद भी गांव वालों ने यहां से अवैध ढांचा नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर ने मोर्चा संभाला और गांव की जमीन से अवैध कब्जे को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, मोहलत के बाद भी अवैध ढांचा न हटाने पर अब बुलडोजर का खर्चा भी ग्राम सभा से ही वसूला जाएगा। मतलब साफ है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा वो ही उसको तोड़ने का हर्जाना भरेगा। बिहार के रोहतास में एक अपराधी को पुलिस ने सिंघम स्टाइल में पकड़ लिया। आरोपी हत्या कर फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए वो गेहूं के खेत में जा छिपा। लेकिन फिर बिहार पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में आरोपी को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि उसे कानून का पाठ भी पढ़ा दिया। वीडियो में दिख रहा है आरोपी रविश लाल है, जिसने मछली को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद फरार आरोपी के बारे में जब पुलिस को सूचना मिली तो उसने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गेहूं के खेत में चारों तरफ से घेर लिया। फिल्मी स्टाइल में एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद उसे दबोचकर उससे पिस्टल छीन ली। वीडियो में देखिए कैसे पुलिसकर्मी उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। बिहार में पुलिस की सिंघम स्टाइल में कार्रवाई की हर तरफ तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ अपराधियों को भी सख्त मैसेज दिया जा रहा है।